हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 10th जो आप लोग का 3 अगस्त के एग्जाम होने वाला है। उसके लिए दोस्तों विज्ञान के जो है ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, ठीक है। विषय विज्ञान हो गया। समय की बात करो तो 1 घंटा रहता है, पूर्णांक 20 रहता है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। ए में है दोस्तों सोडियम, बी में है मर्क्यूरी यानी पारा, सी में है मैग्नीशियम और डी में है कॉपर। तो देखिए पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरी यानी कि पारा हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लीजिए क्या पूछा गया है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। ए में है दोस्तों वोल्ट मीटर, बी में है गैल्वेनोमीटर, सी में है अमीटर और डी में है रियोस्टेट। तो देखिए दोस्तों क्या बोला है, किसी विद्युत परिपथ में, है ना, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो अमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, यदि उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, है ना। क्या बोल रहा है कि उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। ए में दिया है दोस्तों आधा यानी कि R/2, बी में दोस्तों दोगुना यानी कि 2R और सी में दिया है समान रहेगा, है ना, और डी में है 4 गुना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है क्या कि यदि उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो दोगुना कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2R हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर में देख लीजिए क्या है। पौधों में भोजन जैसे सुक्रोज और कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान किस ऊतक द्वारा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। ए में है दोस्तों जाइलम, बी में है फ्लोएम, सी में है रंध्र और डी में है मूलरोम। तो देखिए दोस्तों ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का पौधों में बोला है तो फ्लोएम हो जाएगा, है ना। पौधों में बोलेगा तो फ्लोएम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आप लोग का हो जाएगा। अगर जल का वहन कहता तो यहाँ पर जाइलम होता, क्या दोस्तों, जल का वहन, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी आ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ए में दिया है दोस्तों मुख गुहा, बी में है अमाशय, सी में है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत और डी में है गरिशिका। तो देखिए दोस्तों ये जो पाचन की शुरुआत जो है ना कहां से होती है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहां से होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का अमाशय में, है ना, अमाशय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पाद के रूप में मुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ए में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, बी में है ऑक्सीजन यानी कि O2, सी में है नाइट्रोजन यानी कि N2 और डी में है हाइड्रोजन यानी कि H2, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीजन जो है ना यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर लेंगे एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों सेक्शन बी जो कि है अति लघुत्तरीय प्रश्न, है ना। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। आघातवर्ध्यता और तन्यता का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। ध्यान देंगे दोस्तों किस प्रकार से उत्तर लिखना है। आघातवर्ध्यता
धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलने के गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं, जैसे कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धनीय है। ठीक है ना। अब तन्यता की बात करें दोस्तों, तो धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है, जैसे कि तांबा और सोना हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को उत्तर लिख देना है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। ओम का नियम, ओम्स लॉ लिखिए और इसका गणितीय सूत्र भी बताइए। तो इसको चलिए देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक परिस्थितियां जैसे ताप समान रहे तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I या V बराबर IR, जहां R एक नियतांक है। ठीक है ना। इस प्रकार से करेंगे जिसे जो है चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं दोस्तों। तो यही आप लोग का हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। 9 नंबर में क्या है, ध्यान देंगे। हमारे अमाशय में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या कार्य हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो हमारे अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो है 2 मुख्य कार्य हैं। तो पहला कार्य यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके। और दूसरा है, यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो यही आप लोग का हो गया। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10वां, है ना। 10वां नंबर में क्या पूछा गया, ध्यान देंगे। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में 2 मुख्य अंतर लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आप लोग को अंतर लिखना है, ध्यान देंगे दोस्तों। उत्तर पहला है यहाँ पर वायवीय श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का वायवीय श्वसन। अब बात करते हैं अवायवीय श्वसन का, है ना। तो देखिए अवायवीय श्वसन जो है यह ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे कम ऊर्जा जैसे एथॉल या लैक्टिक अम्ल के साथ मुक्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों अवायवीय श्वसन। इस प्रकार से जो है आप लोग को अंतर लिख देना है ना। आप चाहे तो इसको सारणी बनाकर एक तरफ वायवीय श्वसन और एक तरफ अवायवीय श्वसन लिख सकते हैं, इस प्रकार से दोस्तों, है ना। चलिए तो ये हो गया। आगे देख लीजिए दोस्तों आप लोग का सेक्शन सी, जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। ध्यान देंगे, जिसमें दोस्तों 11 का ए नंबर देख लीजिए क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। और बी नंबर भी है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, विस्तार से समझाइए। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं 11 का ए और बी दोनों का उत्तर। ए नंबर में प्रतिरोधकता देख लीजिए किससे कहते हैं, किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले टुकड़े के प्रतिरोध को उसकी विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है दोस्तों ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का लिख देना है ना। चलिए अब बी नंबर का उत्तर देख लीजिए, निर्भरता, किसी चालक का प्रतिरोध R निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है दोस्तों तार की लंबाई पर L, प्रतिरोध की लंबाई जो है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल L, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अब दूसरा नंबर है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, है ना, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल 1/A, मोटा तार होने पर प्रतिरोध कम होता है। तीसरा है दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर, अलग अलग पदार्थों के तारों का प्रतिरोध उनकी प्रकृति के कारण भिन्न होता है। तो यही आप लोग का जो है निर्भर जो है दोस्तों, है ना। यही प्रकार से आप लोग को लिख देना है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर में पूछा गया है, मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंगों का नाम लिखिए तथा वृकाणु यानी नेफ्रॉन की संरचना और उसकी कार्यविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, क्या इसका उत्तर होगा दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। मुख्य अंग, 1 जोड़ा वृक्क, 1 जोड़ा मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग। ठीक है, देखिए नेफ्रॉन की संरचना और कार्यविधि, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन कहते हैं। इसकी कार्यविधि निम्नलिखित चरणों में होती है। देख लीजिए दोस्तों कौन कौन चरण है यहाँ पर, निष्पादन या फिर निस्पंदन कर सकते हैं, है ना। कोशिका गुच्छ में उच्च दाब पर रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया छन कर बोमन संपुट में आते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर में है दोस्तों पुनः अवशोषण, जब यह क्षनित द्रव नेफ्रॉन की नलिका से गुजरता है तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल का चयनित पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर हो गया दोस्तों पुनः अवशोषण भी हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर मूत्र निर्माण।
अंत में बचा हुआ द्रव मूत्र के रूप में संग्राहक वाहिनी में इकट्ठा होकर मूत्राशय में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आप लोगों का दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आज के वीडियो में जो है 6 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लिए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। बाकी कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी हुई दोस्तों तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो वहां भी जुड़ जाइए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।